जय हिंद। तो मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए क्लास 10th के लिए हम आ गए हैं। आपको द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्या देखने जा रहे हैं? तो आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 को अब देखना स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक यदि आप क्लास को नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक जितना भी क्लास को बनाया गया है, यानी कि स्टोरी समझाया गया है, कहानी को बताया गया है, उतना करके आइएगा। उसके बाद इस क्लास जो करिएगा तो आपके लिए क्लास बेहतर रहेगा। तो क्या देखेंगे? तो जो गोधली जो भाग 2 है तो इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। गोधली भाग 2 क्लास 10th के लिए आता है, हिंदी है, ठीक, आप लोग जान रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर अब हम 8 को देखने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में क्या है? तो बोला गया है कि जीत जीत में निरखत हूँ। पाठ का क्या नाम है? तो बोला गया है कि जीत जीत में निरखत हूँ। किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोला जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज जी के द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। इसके राइटर कौन है? तो बोलना है कि सर पंडित बिरजू महाराज के द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। जिस तरह से हम लोग क्लास को पढ़ते हैं उसी तरह से क्लास को इसमें पढ़ेंगे हम। तो इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन के क्या पढ़ते हैं? तो कवि से रिलेटेड जो अगर रचनाएं हैं, उनका निधन कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, उनका कौन सी रचनाएं हैं, इसको हम देखते हैं। यहाँ से आप लोग समझ ही रहेंगे कि पोएट जो इंट्रोडक्शन जो होता है वहाँ से कम तो 10 से 15 यानी कि मार्क्स के प्रश्न पूछता है बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में। तो उसको हम क्यों ना कवर कर लें। तो इससे पहले चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को रिकॉर्ड करने में। देखिए सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गए हैं। जहां अगर हम अंडरलाइन करवा के आपको बताएंगे इसको लिखना है तो उसको आप लिख लीजिएगा भी, ठीक। जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज का एक दूसरे के परिवार से बन गए हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। एक दूसरे के क्या बन गए हैं? तो उल्टा बन गए हैं। महाराज की अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशील सृजनात्मक के संयोग से ही संभव हो सकता है। कथक के विवरण कथक मीन्स कहानी। तो कहानी के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक सौंदर्य और काव्य दिया है। वे कथक के ललित कवि हैं। यही बोला गया है कि जो बिरजू महाराज है ना, वह कथक के क्या है? तो ललित कवि हैं। परंपरा की प्रमाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने सृजनात्मक साहस के साथ कथक का अनेक नई दिशाओं में विस्तार किया है तथा यह सिद्ध किया है कि शास्त्रीय कला जड़ या स्थिर नहीं है, उसमें एक निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। देखिए इसमें कवि क्या बोलना चाहते हैं? बोल रहे हैं कि अपने भाषा में समझा देते हैं कि जनसाधारण यानी कि आमतौर पर नृत्य जो है ना, नाच यानी कि डांस इसको बोलते हैं, रसिक के बीच कथक, किसके बीच? तो रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज के एक दूसरे के परिवार से बने हैं। क्या से बने हैं? अगर आपसे बोल देगा कि जो रसिक जो नृत्य जो है ना वो किसके परिवार से बना है, तो आपको बोलना होगा कि बिरजू महाराज और जो रसिक है ना उसके बीच पर्यायवाची से क्या बना है? तो यानी कि नृत्य रसिक बना है। देखिए यहाँ से महाराज की जो अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशील सृजनात्मक के संयोग से यह संभव हो सकता है। कवि बोल रहे हैं ना कि जो महाराज जो है ना वह क्या है? तो एक साधना को एकांतिष्ट और कल्पना करते हैं और उन्हीं को प्रयोग से यह जो संभव हो सकता है। कथक के जो व्याकरण और कौशल उन्होंने सार्थक सौंदर्य और काव्य दिए हैं। कौन? तो महाराज भी, पंडित बिरजू महाराज जी। अब देखिए कथक के ललित कवि कौन है? तो बोलना है कि पंडित बिरजू महाराज जी हैं। परंपरा की प्रमाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने सृजनात्मक साहस के साथ कथक जो है ना अनेक नई दिशाओं में विस्तार किया है, उसके बारे में बताए हैं पंडित बिरजू महाराज जी, तथा यह सिद्ध किए हैं कि जो शास्त्र जो कला है उसका जड़ जो है स्थिर नहीं है, उसमें एक निरंतर यानी कि लगातार कुछ न कुछ उसमें गतिशीलता होती रहती है।
समकालीनता यानी कि आप आजकल बराबर है रहा है। अब देखिए, अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, लखनऊ, देखिए लखनऊ घराने से वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार के मानो 7 पीढ़ियां का सौंदर्य केंद्रीभूत हो गया हो। सौभ्य, हंसमुख, मिलनसार व्यक्तित्व और सहज क्या है तो निष्कपट, लगभग बच्चों का बोला है कि भोलापन के लिए बिरजू महाराज को देखकर ही इनकी महान प्रतिभा का अंदाज लगाना कठिन है। किंतु बात करते करते उनका न जाने कहाँ खो जाना, बोल रहे हैं कि न जाने उनका कहाँ खो जाना, उंगुलियां का निरंतर, हमेशा, निरंतर की मतलब होती है कि जो उंगली है ना उसका निरंतर हमेशा गिनते हैं, उलझे रहना और अचानक चेहरे पर नितांत शून्य भाव बेचैन करने वाला होता है। अचानक कुछ कौधता सा है, बोलने कि अचानक कुछ कौधता सा है उनकी आंखों में, और फिर वह फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, बोला है कि दोहरा बटन, मंझोला कद, चेचक और हल्के दाग और बड़ी आंखों वाला ढीला ढाला व्यक्ति मंच पर एकदम और ही हो जाता है गजब। देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि जो पंडित जो बिरजू महाराज जी थे ना, वह किस घराने के वंशज थे। एग्जाम में कई बार पूछा है, आपको बोलना होगा कि जो पंडित बिरजू महाराज जी थे ना, वह लखनऊ घराने से आते थे। इसको आपको लिख लीजिए, स्टार मार्क्स लगा दिए। आपसे पक्का है कि यहाँ से 1 मार्क्स प्रश्न पूछ लेगा कि जो पंडित बिरजू महाराज जो किस घराने से आते थे, तो बोलना होगा कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वह वंशज थे और वहीं से आते थे। और साथ ये भी पूछ लेगा कि किस पीढ़ी के वह कलाकार हैं, आपको बोलना होगा कि 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो 7वीं पीढ़ी के वह कलाकार माने जाते हैं। और पंडित बिरजू महाराज जी 7वीं पीढ़ी का जो क्या है, तो माने कि 7 पीढ़ियों का यानी कि सौंदर्य यानी कि केंद्रीभूत हो गया। जैसे सौभय हो गया, हंसमुख हो गया, मिलनसार हो गया, व्यक्तित्व हो गया और सहज निष्कपट हो गया, लगभग बच्चों का यानी कि भोलापन के लिए पंडित बिरजू महाराज को देखकर इनकी महान प्रतिभा का अंदाज लगाना कठिन है। ये बोल रहे हैं जिस तरह से आजकल समाज में जो बच्चे लोग होते हैं जो भोला भाला छोटा मोटा नटखट रूप में होते हैं, उसी तरह से बोल रहे हैं कि जो पंडित बिरजू महाराज को देखकर आपको पता नहीं चलेगा कि एक तो बच्चे की तरह है, जिस तरह हंसमुख है, मिलते जुलते हैं, उन मिलन सागर है, सबसे मिलते जुलते हैं, तो उसी की तरह बोल रहे हैं कि इनको पंडित बिरजू महाराज को देखकर बच्चे के भोलापन के लिए महान प्रतिभा का अंदाज लगाना बहुत कठिन है। किंतु बात करते करते उनकी न जाने, बोल रहे हैं किंतु पंडित बिरजू महाराज जब बात करते हैं तो बात करते करते उनका न जाने कहाँ खो जाते हैं कि अंगुलियां उनका निरंतर गिनती में यानी कि उलझना रहती है। हमेशा जो उनकी जो अंगुली जो है ना, वह निरंतर लगातार कुछ न कुछ गिनते हुए रहती है, और अचानक से चेहरे पर नितांत शून्य भाव बेचैन करने वाला होता है। उनका चेहरा जो है ना, उस पर इमोशन आ जाता है, बेचैन जो है भाव करने वाला प्रतीत होता है। अब यहाँ से देखिए, अचानक कुछ कौलता सा है कि उनकी आंखों में, और फिर फुसलाती की सरल मुस्कुराहट, फिर हल्का सा मुस्कुराहट यानी कि हंसने लगते हैं। भलाई वो अंदर से दुख में है परंतु वो हंसने लगते हैं। दोबारा बदन मंझुलना, कद चचक के और हल्के दाग और बड़ी आंख वाली ढीला ढाला व्यक्ति मंच पर एकदम जो और ही हो जाता है। अब यहाँ से देखिए गजब। अब यहाँ से आपका मेन स्टोरी स्टार्ट हुआ। देखिए क्या बोला है, यहाँ से देख लेते हैं। गजब, देखिए गजब का लोचा है, बोला कि फुर्ती हलाकपन की फुर्ती हलाकपन, बोला गजब का यह लोचा है, फुर्ती जो ना हल्कापन, कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो उठा हो। बोल रहे हैं कवि कथक जो है ना, वह नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो उठा हो। यहाँ बिरजू महाराज की सुयोग शिष्य महसूर नृत्य गाना और
उनकी जो रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक रसीम वाजपेयी की महाराज से बातचीत हुई। किंचित संपादित रूप में अविकील प्रस्तुत है। बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का अंतरंग जीवन उनके आत्मकथनों में झलक उठता है। पाठ के क्रोड़ अस्त अंतः पाठ उन्हीं की दो काव्य रचनाओं हैं। देखिए, पाठ के दो रचना किनके हैं तो उन्हीं को, इसको आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। पाठ के क्रोड़ अस्त और अंतः पाठ किसकी रचनाएं हैं तो बोलना होगा कि पंडित बिरजू महाराज की रचनाएं हैं। आपसे एक मार्क्स का प्रश्न पूछ लेगा। हाँ, तो इसको देखिए, बोलते हैं का लोचा है, फुर्ती और हल्कापन, कथक नृत्य का सौंदर्य मानव मूर्तिमान हो। अक्सर जो पंडित बिरजू महाराज जी को देखकर सब मानते हैं कि वह क्या फुर्तीपन है, क्या वो उनके अंदर हल्कापन है। और कथक का जो नृत्य जो है ना वह सौंदर्य सब मानते हैं कि मूर्ति जैसा है, पंडित बिरजू महाराज जी हैं। यहाँ पंडित बिरजू महाराज की जो सुयुग शिष्या, उनके जो शिष्य जो लोग हैं ना, वह मशहूर नृत्य गणना और रंग कर्म का मतलब जो थिएटर होती है तो उसमें बोल रहा है पत्रिका नटरंग की जो संपादक रसीम वाजपेयी महाराज से बातचीत किंचित संपादक के रूप में अवकलित है। अगर आपसे यहाँ से एक मार्क्स के प्रश्न पूछ लेगा कि जो महाराज जो पंडित बिरजू महाराज जी है ना, उनकी जो रंग कर्म की जो पत्रिका किसमें संपादित है तो बोलना है कि नटरंग के रूप में। किसमें तो बोलना है कि नटरंग के रूप में वह संपादित है, जो रसीम वाजपेयी जी के महाराज से बातचीत किंचित संपादक के रूप में है। यहाँ तक देख लिए, अब यहाँ से देखना आप स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेन आपको कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, रसीम वाजपेयी अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। बोला गया है कि रसीम वाजपेयी जी अपने बारे में कुछ बताइए। पंडित बिरजू महाराज, जन्म मेरा लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 ईस्वी में 4 फरवरी शुक्रवार को सुबह 8 बजे वसंत पंचमी के दिन एक दिन पहले हुआ। देखिए, आपसे तो यहाँ से प्रश्न पूछ ही सकता है कि जो पंडित बिरजू जो महाराज जो इस पाठ को जो लिखे हैं, जीत में निरखत हूँ कि लेखक कौन है तो बोलना है कि पंडित बिरजू महाराज ही है। तो पंडित बिरजू महाराज बोल रहे हैं कि जो जन्म जो मेरा है ना वह लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ है। कहाँ हुआ था तो जफरीन अस्पताल में हुआ। इसको आप लिख लीजिएगा, कहाँ जन्म हुआ तो लखनऊ में। कब हुआ था जन्म तो 1938 ईस्वी में हुआ था, 4 फरवरी के शुक्रवार जो सुबह जो 8 बजे और बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। जितना जो पॉइंट है ना इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आपसे कभी भी प्रश्न पूछ सकता है 1 मार्क्स के प्रश्न में। देखिए, घर में आखिरी संतान जो यही पूछ सकता है कि जो पंडित बिरजू महाराज जी थे ना, पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज जी अपने घर में कौन से संतान में आते थे तो बोला गया है कि जो आखिरी संतान के रूप में पंडित बिरजू महाराज थे। अब देखिए, यहाँ से तीनों बहनों के बाद सबसे छोटी बहन मुझसे 8-9 साल बड़ी है। बोल रहे हैं पंडित बिरजू महाराज कि तीनों बहनों के बाद सबसे छोटी जो बहन जो है ना वह मुझसे 8-9 साल बड़ी है। आप लोग समझ ही रहे हैं कि जो पंडित बिरजू महाराज जो सबसे छोटा भाई हैं तो सब घर में क्या है तो आखिरी संतान है। अम्मा तब 28 के लगभग रही होगी। यही बोल रहा गया है कि जो अम्मा जो इनको है ना वह कितना तो 28 के लगभग रही होगी। बहनों का जन्म रायपुर में क्योंकि बाबूजी के यहाँ 22 साल रहे हैं। बोला जा रहा है कि जो बहनों का जो जन्म कहाँ हुआ था, अगर आपसे पूछ देगा कि जो पंडित बिरजू महाराज हैं तो इनको बहनों का यानी कि जन्म कहाँ हुआ था तो बोलना है कि रामपुर में हुआ था, क्योंकि इनके जो बाबूजी यहाँ 22 साल तक रहे थे। अगर आपसे भी पूछ देगा कि जो पंडित बिरजू महाराज जी के जो बाबूजी हैं वो रामपुर में कितना बरस तक रहे थे तो बोलना होगा कि 22 बरस तक रहे थे। जितना भी अगर हम अंडरलाइन पॉइंट्स को करवा रहे हैं तो उसको आप लिख लीजिए। कहानी को जब आप एक बार पढ़ के देखिए, जो आप एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा ना तो उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा तो आपको एक जो छोटा मोटा प्रश्न ही बनने लगेगा। देखिए यहाँ से
बड़ी बहन लगभग 15 साल की बड़ी थी। बड़ी जो बहन थी ना पंडित बिरजू महाराज जी, कितने साल की बड़ी थी? तो 15 साल की बड़ी थी। देखिए, उस समय बाबूजी यहाँ रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए। बोल रहे हैं पंडित बिरजू महाराज जी कि जब मेरी जो छोटी बहन थी ना वो 15 साल की बड़ी थी, तो उस समय जो बाबूजी थे ना वह रायगढ़ के आदि राजाओं के पास भी गए थे। देखिए यहाँ से, मैं 1.5-2 साल के था। पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं जो है ना वह 1.5 से 2 साल के था। पंडित बिरजू महाराज जी कितना, यहाँ से आपको बहुत प्रश्न बनेगा। देखिए, जहाँ जहाँ अगर हम अंडरलाइन करवा रहे हैं तो अरे उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, नहीं तो उसको लिख लीजिए कि जो पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं कितना साल का था, तो मैं 1.5 साल का था। उस समय विभिन्न राजा, अलग अलग राजा कुछ समय के लिए कलाकारों को मांग लिया करते थे। बोल रहे हैं कि जब उस समय जो पंडित बिरजू महाराज 1.5 साल के हुआ करते थे, तब जो है ना उस समय अलग अलग राजा कुछ समय के लिए कलाकारों को मांग लिया करते थे। जो अगर डांस करता है, जो नृत्य करता है, तो राजा हो गए, तो ये चलो अब हमको ही चलो, तुम कलाकार करना, वो उसको मांग लिया करते थे। तो ही बोल रहे हैं पटियाला भी गए थे। बोल रहे हैं कवि कि पटियाला भी गए थे। पहले रायगढ़ 2-2.5 साल रहे होंगे। कवि ये भी बोल रहे हैं कि हम कहाँ गए थे, तो नहीं, उनके जो पिताजी है ना वह कहाँ गए थे, तो वहाँ उनके पिताजी जो है ना विभिन्न राजाओं के पास गए थे। फिर उसके बाद पटियाला भी गए थे। पहले रायगढ़, बोल रहे हैं कि रायगढ़ 2-2.5 साल रहे होंगे। पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि वह रायगढ़ भी गए थे। रायगढ़ में कितना रहे हैं, तो 2.5 साल रहे हैं। कितना साल, तो 2.5 साल रहे हैं। ये रामपुर लौट कर आए हैं। इसके बाद उनके बाबूजी हैं वह कहाँ लौट कर आए हैं, तो रामपुर में लौट कर आए हैं। ये रामपुर काफ़ी अरसे रहे हैं। बोल रहे हैं कि रामपुर में कई अरसे यानी कि बहुत से बरस रहे हैं। रामपुर में बोल रहे हैं कि 22 साल रहे हैं। कितना साल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि सर रामपुर में जो ना 22 साल रहे हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। जब 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिया करते थे। कभी बोल रहे हैं कि जब 5 से 6 साल के हम थे ना, तब अक्सर नवाब याद कर लिया करते थे। हलाकारे आ गए तो जानना ही पड़ता। अगर कोई वैसा अगर हलाकार आ गया तो जाना ही पड़ता, चाहे जो भी वक्त हो, चाहे जो भी यानी कि वक्त हो। तो इसमें देखिए जो हाँ क्या इसमें पंडित बिरजू महाराज जी बोलते हैं कि जो एक बार अपना भाषण समझा देते हैं कि जो मेरा जन्म जो लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 ईस्वी में हुआ था। 4 फरवरी को शुक्र सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के दिन पहले हुआ था। घर में कि मैं आखिरी संतान हूँ। तीनों जो बहनों के बाद में सबसे छोटी हूँ। बोल रहे हैं कि तीनों बहनों के बाद सबसे छोटी जो बहन जो है वो मुझसे 8-9 साल बड़ी है। तब जो मेरी जो अम्मा है 28 के लगभग हो गई। बहनों का जन्म यानी कि रायपुर में हुई, क्योंकि बाबूजी यहाँ यानी कि 22 साल रहे हैं। बड़ी बहन लगभग 15 साल की बड़ी है। कभी बोल रहे हैं कि जो बड़ी बहन जो मेरी है वो 15 साल की बड़ी है। उस समय बाबूजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए थे। मैं जो है ना मैं 1.5-2 साल का था। भी बोल रहे हैं कि उस समय विभिन्न अलग अलग जो राजा कुछ समय के लिए कलाकारों के मांग लिया करते थे। तो उसके बाद मेरे जो पिताजी वो पटियाला भी गए थे। रायगढ़ में 2.5 साल रहे हैं। फिर वहाँ से लौट कर रामपुर में आ गए। तो रामपुर में अक्सर बहुत यानी कि 22 साल तक रहे हैं। आज जब मैं 5 से 6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिया करते थे। फिर बोल रहे हैं कि हलाकारे आ गए, वैसा अगर परिस्थिति भी आ गए तो हमें उनके साथ भी जाना पड़ता, अपन पिताजी के साथ, चाहे कुछ भी वक्त हो। अब यहाँ देखिए क्या है। देखिए 6 साल की उम्र में मैं नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया। पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि 6 साल की जब उम्र में मैं था तो नवाब जो साहब थे ना उनको मैं बहुत पसंद आ गया। देखिए मैं नाचता था, जाकर पीछे पैर मोड़कर बैठना पड़ता था। कभी पंडित बिरजू महाराज जी बोलते हैं कि जो मैं 5 से 6 साल की उम्र में थे तो नवाब जो साहब थे उनको मैं पसंद आ गया। मैं नाचता था, जाकर
पीछे पैर मोड़कर बैठना चाहता था, बैठना पड़ता था। चूड़ीदार पैजामा साफा, बोले हैं कि हाँ अचकन, बोले क्या बोले हैं, तो चूड़ीदार पैजामा साफा, बोले हैं कि अचकन पहनकर, क्या क्या पहनकर, चूड़ीदार पैजामा हो गया, साफा हो गया, अचकन पहनकर इनको नाचना पड़ता था। देखिए अभ्यास से, अम्मा की, बोले कि यहाँ से आपको नहीं लग रहा होगा शायद, चलिए हो गया। देखिए, अम्मा जी बेचारी बहुत परेशान हो गए थे। बोल रहे हैं कि पंडित बिरजू महाराज जी की जो मेरी माँ है, जो अम्मा है ना, बहुत बेचारी परेशान हो गए। उन्होंने हमारे तनख्वाह भी बांध दी थी। बोल रहे हैं कि अम्मा जी बेचारी बहुत परेशान हो गए, उन्होंने हमारी तनख्वाह भी बांध दी थी। बाबूजी रोज हनुमान जी का प्रसाद मांगे कि 22 साल गुजर गए, अब नौकरी छूट जाए। इसको यहाँ बहुत बार पूछा गया है कि जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं, उनके बाबूजी किसका प्रसाद मांगते थे। इस प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है कि जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं, तो उनके बाबूजी अक्सर किसका प्रसाद मांगते थे। तो बोलना है कि किसको मांगते थे, तो हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे। ये भी प्रश्न पूछा है कि जो पंडित बिरजू महाराज जी के बाबूजी हैं, वह हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे, नौकरी करने हेतु या नौकरी छूटने हेतु। आपको ऑप्शन में लगा कहना होगा कि नौकरी छूटने हेतु। ठीक, हाँ। तो नवाब साहब बहुत नाराज कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा, तुम भी नहीं रह सकते हो। खैर बाबूजी बहुत खुश हुए और उन्होंने मिठाई बांटी। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया कि जान छूटी। देखिए, बोल रहे हैं कि नवाब साहब बहुत नाराज, बोले कि नवाब साहब बहुत नाराज की तुम्हारा लड़का नहीं होगा, नवाब साहब बोलते थे, तो तुम भी नहीं रह सकते हो। और खैर बाबूजी बहुत खुश हुए, परंतु बाबूजी बहुत खुश हुए और उन्होंने मिठाई बांट दी और हनुमान जी को प्रसाद भी चढ़ाया कि जान ली कि नौकरी छूट गई। देखिए सब कितना लथी है। अब देखिए यहां से, हल्का बड़ा क्या करते हैं, देखिए यहां से, वहां से फिर निर्मला जी यानी कि जोशी के स्कूल में, यहाँ दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। बोल रहे हैं कि वहां से जो निर्मला जी यानी कि जोशी के स्कूल में, यहाँ कहाँ, तो दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। कौन, तो पंडित बिरजू महाराज जी। यहाँ 2 से 3 साल काम करते रहे। ये शायद 43 की बात रही होगी, ये बोल रहे हैं कि 1943 की शायद बात रही होगी। उस उम्र में जुबली टॉकीज दिल्ली में, बोला है कि उस उम्र में जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में मेरा नाम रचा गया। ये भी बोल रहे हैं कि उस जो समय था ना, वह जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में जो मेरा नाम रचा गया है। बोल रहे हैं कि यह हाल अभी भी है। पंडित बिरजू महाराज जी बोलते हैं कि जो यह जो हाल जो है ना, अभी भी है। इसमें मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। बोल रहे हैं कि इसमें मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। बोले कि उस उम्र में न जाने क्या चाह रहा होगा। बोल रहे हैं, कई बोल रहे हैं कि उस उम्र में न जाने क्या नाचा रहा होऊंगा। कभी पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि उस उम्र में न जाने हम क्या नाचा रहा होऊंगा। देखिए, तबला बाबूजी ने बजाया। बोलने की तबला जो बाबूजी ने बजाया, अक्सर वे बजाते थे। बोलने की तबला कौन बजाते थे, तबला जो बाबूजी इनके अक्सर बजाया करते थे, पर उन्होंने मेरी आदत डाल दी थी। अक्सर जहां वे खुद नाचते तो पहले मुझे नचवाते थे और खूब जोर से जमकर नाचता था मैं। या मुझे याद तो था पर नहीं, वे जो बोल देते थे कि टुकड़ों का मेजरमेंट में फट से याद कर लेता था। जैसे दिग दिग थोड़ी, मतलब जैसे दिग दिग थे मैं अंदाज कर लेता कि यह नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू में अच्छा रहा है। फिर बोला खूब नाचा। उस समय यहाँ कपिला जी
लीला कृपाली आदि हिंदुस्तानी डांस एकेडमी में थी। बोल रहे हैं कि उस समय जो कपिला जी हो गए, लीला कृपालानी जो आदि हिंदुस्तानी जो डांस एकेडमी में थी, कहाँ थी? सब डांस एकेडमी में थी। तो यहाँ से कहा गया है कि जो वहाँ से जो हम लोग डांस को सीखने कहाँ चले गए थे, तो जोशी के जो स्कूल दिल्ली हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस कंपनी में चले गए हैं सीखने के लिए। यहाँ 2 से 3 साल तक काम करे हैं। ये शायद 43 की बात रही होगी, 1943 की बात रही होगी। उस उम्र में जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉम्प्लेक्स में मेरा नाम रचा गया है, पंडित बिरजू महाराज जी कहे थे। यह हाल ही अभी भी इसमें एक कलाकार के नाते में मुझे आमंत्रित किया जाता था। फिर बोल रहे हैं कि उस उम्र में न जाने क्या नाचा रहा हूँगा। पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं, तबला जो बाबूजी ने बजाया अक्सर वही बजाया करते थे। कि बोल रहे हैं कि जो मेरी आदत डाल दिए थे कि अक्सर जहाँ वे खुद नाचते थे तो वहाँ सबसे पहले हम नचवाते थे और खूब जोर से हम जमकर नाचते थे। यूँ मुझे याद तो था पर नहीं, वे जो बोल देते थे टुकड़ों में मैं मेजरमेंट के साथ उसे याद कर लेता था। जैसे दिग दिग थे ता थे, मैं अंदाज कर लेता कि यह जो नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू में अच्छा रहा है। मैंने खूब नाचा। उस समय यहाँ कपिला जी, लीला कृपलानी आदि जो कहाँ थे, तो म्यूजिक डांस एकेडमी में थे। चलिए यहाँ से हो गया था, अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। जो भी अगर इसमें पॉइंट लग रहा है कि आपको समझाना है बढ़िया से, तो उसमें बढ़िया से 2 बार उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। चलिए अब देखना, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाबूजी के साथ मैं रोज आता था। पंडित बिरजू महाराज जी बोलते हैं कि बाबूजी के साथ तो मैं रोज आता था। हालांकि लौटते लौटते मुझे नींद आ जाती थी। बोल रहे हैं कभी कि मैं बाबूजी के साथ तो रोज आया करता था, हालांकि लौटते लौटते मुझे नींद आ जाती थी। तांगे मुझे हैट पहनने का बहुत शौक था। एक बार हैट पहनने तांगे में लेटा था। पार्टीशन के कारण चेकिंग भी चल रही थी। हैट गिर गया तो उन्हें गुस्सा आया। आते हैं स्कूल और सो जाते हैं। देखिए, पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि बाबूजी के साथ मैं रोज कहाँ, तो यहाँ अपने डांस कहाँ कंपनी था वहाँ मैं रोज आता था। हालांकि लौटते लौटते शाम में मुझे बहुत नींद आ जाती थी। तांगे में जो घोड़ा गाड़ी जो होता है ना, वो तांगा जब लौटते हैं रात के शाम में तो उनको वहाँ नींद आ जाती थी। तो मुझे हैट पहनने का बहुत शौक था। जो हैट जो किसी तरह का होगा वो बोले कि मुझे पहनने का बहुत शौक था। तो एक बार हैट पहने तांगे में लेटा था। हैट पहनकर वो तांगे जो घोड़ा गाड़ी में वो लेटे थे। तो पार्टीशन के कारण पार्टीशन के कारण चेकिंग भी चल रही थी और भीड़ भाड़ के कारण कुछ यानी कि चेक कर रहा होगा, चेकिंग चल रही थी। तो हैट गिर गया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। किनका? तो बाबूजी को। कि आते हैं स्कूल और सो जाते हैं। देखिए, ऐसा तो हर कोई बोलता है। देखिए, फिर उठाया, कि बोल रहे हैं कि पंडित बिरजू महाराज जी कि फिर मैंने उठाया। झंडे वाला ने बोला कि झंडे वाले के पास उस समय ये भी डर लगता था कि पहाड़ी से रात में बाबूजी के हाथ में छड़ी देखकर पुलिस वाले ने टोका भी। बोल रहे हैं कि झंडे वाले के पास उस समय में भी डर लगता था। पहाड़ी से रात में बाबूजी के जो हाथ में छड़ी जो देखकर पुलिस वाले ने टोक दिया, यानी कुछ बोला होगा। क्यों पुलिस क्यों छड़ी लिया है? क्योंकि उन दिनों यह सब नहीं रख सकते थे। बोल रहे हैं क्योंकि उन दिनों जो ना यह सब नहीं रख सकते थे। खैर, उन दिनों ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन कपिला जी, लीला जी को हायर ट्रेनिंग होती थी, वह मैं याद कर लेता था और अगले दिन बाबूजी से कहूँ कि मुझे याद हो गया तो मानते नहीं थे। देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि कपिला जी, लीला जी जो है ना, कपिला जी, लीला जी जो हायर ट्रेनिंग होती थी, दोनों ट्रेनिंग कराते थे, हायर ट्रेनिंग।
तो मैं याद कर लेता था, और अगले दिन जब बाबूजी से मैं कहता था कि मुझे सब याद हो गया, तो मेरे बाबूजी मानते ही नहीं थे। देखिए क्या है कि उनके पिताजी जो है ना, उनको मानते ही नहीं थे। हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करते, देखिए जब अम्मा जी कहे कि सुन लो, उनके जब मम्मी बूढ़ी बोलते थे, जब अम्मा जी कहे कि सुन लो, ऐसे प्रण कीड़ तक धुन धुन 7 साल की उम्र में खूब सुनता, का यही नहीं था कि जम गए से यहाँ हूं। देखिए जब अम्मा जी उनको बोले, हाँ क्या बोले, अम्मा जी कहें कि सुन लो, ऐसे प्रण कीड़ तक धुन धुन 7 साल की उम्र में खूब सुनाता। बोले कि सुनाता का, हाँ यह नहीं था कि जम गए क्या है कि यह नहीं था कि जम गए से यहाँ हूं। तब जहां भी नौकरी हाँ बोले कि जहां भी नौकरी आ गए, वहां 2-3 महीने यह महीने दिल्ली आ गए, दिल्ली चले आए। देखिए से बंदिश मेरा भी, क्या बोल रहे, देखिए बंदिश मेरा भी मन नहीं लगता, और तरह वक्त बीता यहाँ दिल्ली लगे कांटा मारी होने लगा हो, चले गए। जब यहां से देखना स्टार्ट कर, देखिए श्याम 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 है, बोल रहे हैं कि श्याम 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 है, वृक्षन की पंक्तियान में, फूलन की कल्याण में, पवन के झंकोरन में, श्याम 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 है, गुनियन के तालान में, गायक के स्वरण में, कवियन के हृदय में, श्याम 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 है, यहीं ब्रजश्याम तेसो, अरज करे कर जोरे, और मस्का लगाए तो सुनते हैं। सुना दिए हैं तुरंत, देखिए यहां से। तो नातित बोला है कि नातिट ता उगा रहे हैं, देखिए सो क्या है तो गा रहे हैं, नातिट ता धान धिनता ए परने उस उनको दरअसल, हाँ देखिए बोला है कि यहाँ तो गा दिए थे, ये जो पढ़ने है ना उस उनको दरअसल उस समय नौकरी की एक जगह, जैसे मैं 28 साल की वहां रहे, कुछ दिन फिर लखनऊ स्वतंत्र थी। पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि ये जो पढ़ने जो हम लोग गाए थे ना, तो उस उनको दरअसल उस समय नौकरी की एक जगह, वैसे जैसे मैं 28 साल की वहां रहे हूँ, कुछ दिन फिर लखनऊ स्वतंत्रता थी, रामपुर है तो 3 नहीं थी। बोल रहे हैं कि रामपुर है तो 3 नहीं थी, उनको स्वतंत्रता नहीं थी, कहीं हिल नहीं सकते, लगता मैं भी ऐसा करूंगा। बस इसी में जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने के डर के कारण अम्मा और मैं लखनऊ, देखिए कवि बोल रहे थे कि जब मैं रामपुर में था तो वो उतना स्वतंत्र नहीं था जितना कि मैं लखनऊ था। अब बोल रहे हैं कि इसी कारण जब हिंदू और जब मुस्लिम में जब दंगा हुआ था, जब लड़ाई एक चला था, तो डर के कारण जो मेरे अम्मा और मैं लखनऊ, कहाँ, मैं लखनऊ, देखिए यहाँ से, मैं लखनऊ अंत शरण पाऊँ, श्याम श्याम श्याम, मैंने कि लखनऊ आ गया हूँ। देखिए कुछ क्लास में देखा गया कि कुछ लखनऊ में इसके तालीम इसकी किस्म है, ताऊ जी को सिखा रहे हैं। फिर यह जो पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं, कुछ क्लास में हमने देखा, कुछ सीखा कि कुछ लखनऊ में इसके तालीम इसी किस्म के ताऊ जी को सिखा रहे हैं। अब यहां से देखना स्टार्ट करते हैं, देखिए अब लोग आपको देखिए, इसके अलावा बोला है कि प्राइवेट प्रोग्राम जिनमें बाबूजी जाते थे, जौनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून,
कलकत्ता, बोला है कि बम्बई आदि, इनमें मुझे जरूर रखते थे। पहले इसलिए कलकत्ते में बहुत मज़ा आया, उसमें फर्स्ट प्राइज मिलने वाला था। उसमें शंभू महाराज, चाचा जी और बाबू जी दोनों नाचे। अगर आपसे बोल देगा पंडित बिरजू महाराज जी के चाचा का क्या नाम था, तो बोलना है कि शंभू महाराज जी इनका चाचा थे और पंडित बिरजू महाराज जी इनके पिताजी थे। तो इन्होंने बोल रहे थे कि जो इसके अलावा भी प्राइवेट जो प्रोग्राम जिनमें बाबूजी अक्सर जाया करते थे, जहाँ जौनपुरी जाते थे, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, मुंबई आदि, इनमें मुझे अक्सर जरूर रखते थे। पहले इसलिए कलकत्ता में बहुत मज़ा आया, उसमें फर्स्ट प्राइज मिलने वाला था। पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं। उसमें शंभू महाराज जी मेरा चाचा हुए और मेरे पंडित और जो मेरे बाबूजी हुए दोनों नाचे, पर उसमें फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। बोल रहे हैं कि परंतु उसमें मेरे चाचा नाचे और मेरा बोल रहे हैं कि जो शंभू महाराज जी मेरे चाचा हैं दोनों नाचे और मेरे पिताजी दोनों नाचे, परंतु उसमें जो फर्स्ट जो प्राइज था ना मुझे मिला। तो चाचा कहने लगे, देख भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभाना अल्लाह। तो बोल रहे हैं कि तो चाचा ने कहा, देख भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और मैं बहुत खुश हुआ। इतने में बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश हुआ। चेन और मेडल वगैरह मुझे मिला। बोल रहे हैं कि चैन मिला, मेडल मिला और वगैरह मुझे मिला। उसके अब बावजूद भी कुछ और मिला होगा। उस समय मैं 8 साढ़े 8 साल का था। अगर आपसे भी पूछ सकता है प्रश्न में कि जब इनको कलकत्ता में जो प्राइज मिला था फर्स्ट प्राइज, तो उस समय पंडित बिरजू महाराज जी का उम्र कितना हो रहा था, तो बोलना है कि मैं जो यहाँ कितना, तो 8 साढ़े 8 साल का इनका उम्र हो रहा था। देखिए, समझ लीजिए कि 9 साढ़े 9 साल के भीतर ही सब तमाशे हो गए। मेरी जिंदगी के यहाँ मैं आलमेट नहीं रखता था। पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं जो आलमेट नहीं खाता था, आलमेट कुछ खाने वाला था वह नहीं खाता था। चाचा जी खाते थे तो कहे, अबे दाल कहाँ चिखाएगा। देखिए, जिनको बोलते थे क्या बोलते थे, तो कहे, अबे दाल का चिल्ला खाएगा। देखिए, जो पंडित बिरजू महाराज जी थे वह जो अंडा बनता है ना, तो उसका आमलेट जो है वह नहीं खाते थे। तो इनको चाचा जी खाते थे, तो इनको चाचा जब बोले थे तो कहें कि अबे दाल का चिल्ला खाएगा। जब अंडा कहकर पूछें तो नहीं खाता था, पर जब मूंग की दाल कहें तो बड़े मज़े से खा लिया करता था। तो शंभू महाराज शुरू से ही बड़ी शौकीन तबीयत के थे। लच्छू महाराज शुरू से बड़े अप टू डेट रहते थे। जब ये शायद 28 से 30 साल के थे, तब से गए और कलकत्ते न्यू थिएटर्स कंपनी में 40 साल तक कलकत्ते और मुंबई मिलकर फिल्म भी बनाते थे। हाँ, 9.5 साल के था पंडित बिरजू महाराज जी जब बाबूजी की मृत्यु हो गई। अगर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं तो कितना वर्ष के थे जब उनके पिताजी का निधन हो गया था, तो आपको बोलना है कि 9.5 साल की जब उम्र में थे तब उनके पिताजी का निधन हो गया था। उनके साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था। अगर आपसे पूछ देगा कि जो पंडित बिरजू महाराज जी थे, जो उनके पिताजी का जो आखिरी जो प्रोग्राम कहाँ हुआ था, तो बोलना होगा कि मैनपुरी में हुआ था। आखिर जो प्रोग्राम मैनपुरी में हुआ था, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। और पूछ सकता है कि जब इनका बाबूजी का जब मृत्यु हो गया था तो इनका उम्र क्या था, तो बोलना है कि 9.5 साल का उम्र था। तो दोनों ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद जो हम क्लास को देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास बनी हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हम बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को क्रिएट करने में। तब यहाँ से हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में क्लास को देखेंगे। तो पार्ट नंबर 1 तो हम देख लिए, पार्ट नंबर 2 को हम देखना अब स्टार्ट करेंगे जल्द ही। तो
देखिए जो PDF जो है ना आपको हम टेलीग्राम के चैनल पर डलवा देंगे, जहाँ से आपको याद करने में या पढ़ने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, तभी आपको हम PDF को प्रोवाइड करवा देंगे। द यूनिवर्स विजन क्लासेस आपके लिए बनाया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हम जल्दी ही ये पार्ट 2 इसको लेकर आएंगे। चलिए बस